एक बार फिर से वो घड़ी, वो पल, वो समय आ चुका है जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान के जो आपकी परीक्षा होने वाली है टीआरई 2.0 के संदर्भ में। आपके पास कल रात्रि को ही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका था। तो उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में कई लोगों को डाउट है कि क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, कितनी क्या सीट वगैरह है, जो सब आपको पसंद होता है। इस तरह की चर्चा होने वाली है कुछ इस वीडियो के अंदर। कौन कौन इस परीक्षा में बैठ सकता है, ठीक है, इस परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने सवाल होंगे, ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि और ऑफिशियली इन्होंने क्या क्या बोला है। और उसी के साथ साथ आपकी न्यूनतम अर्हता वगैरह क्या होनी चाहिए, उसी के साथ साथ आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट जो आपकी डिटेल्स है हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत आपको बता दें यहाँ पर मनोविज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, यानी कि आपकी जो पीजीटी 11वीं 12वीं के टीचर आप बनने वाले हैं आगामी भविष्य के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या सारी जानकारी आपको एक मनोविज्ञान के विद्यार्थी को जो 11वीं 12वीं में देने वाला है, और जो हमारा सब्सक्राइबर है या जो हमारे कोर्स में है या जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सभी को ये चीजें जो है अच्छे से, काफी अच्छे से डीप नॉलेज यहाँ पर उनको होना चाहिए इस बारे में कि क्या सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो उन सब बातों में देखेंगे। और उसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या करना है मालूम है आपको, तुरंत से फटाक से जल्दी से है ना, तत्परता से जो है इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी मनोविज्ञान की यात्रा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन नहीं, ये आपका एक महत्वपूर्ण जंक्शन है, ठीक है। इसी के साथ साथ चलिए बात करेंगे और एंड पे बताएंगे भी एक बात की जो बीपीएससी को हमारी कौन सी बात पसंद नहीं आई उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या सारी स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए। प्रयास करेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए आपकी पीजीटी के लिए, लेकिन नहीं होती है तो अगले वीडियो में उसकी दरखास्त यहाँ पे रहेगी कि अगले वीडियो में उसको संपूर्ण करने का, पूर्ण करने का उसको प्रयास किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप देने वाले हैं परीक्षा कौन सी, आप देने वाले हैं बीपीएससी पीजीटी 2.0 यानी कि 11th-12th के लिए। तो उसका जो है आपका निबंधन वगैरह की प्रक्रिया है आज दिनांक 5/11 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 10 तारीख से, है ना। एंड जो आपको सारी चीजें हैं कवर करनी है वो कब तक करनी है आपको, 25/11 ये तारीख ध्यान रखिएगा। 25/11 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तारीख होगी, 25 नवंबर तब तक आप सारी चीजें बिना किसी त्रुटि के आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिशन जो है जाएगा आपका, इसके पहले आप अच्छे से कर लें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गलती ना करें, कोई भी यहाँ पर बखेड़ा खड़ा ना करें, किसी प्रकार की भी यहाँ पर जो है गुंजाइश ना दिखाएं, किसी प्रकार से यहाँ पर लापरवाही ना दिखाएं, ठीक है, लापरवाही की कोई भी गुंजाइश ना रखें यहाँ पर, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो कल रात्रि में प्रस्तुत किया गया था। विज्ञापन संख्या आपको बताया है, क्या ध्यान रखना है, 27/2023। तो और आगामी 2 महीने के अंदर जब भी कुछ ना कुछ अपडेट आएगी तो वो आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की आपकी जो बीपीएससी की वेबसाइट है www.bpscbis.nic.in पर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ देखिए इन्होंने क्या दिया है, इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है, इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। आपके काम का क्या है, सीधे चलते हैं वहां पर, ठीक है, और वहां पर देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे, आपको घ में आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। घ में आपको ध्यान देना है, उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11-12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल दिए हैं 18,577 पद, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे आएंगे आप नंबर 13 पे, जहां आपको दिख रहा है यहाँ पर मनोविज्ञान के संदर्भ में। नंबर 13 पे आप देखिए मनोविज्ञान में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और देखिए क्लैरिटी से टोटल आपके कुल पद कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिए हुए हैं 1114, ठीक है, जैसा कि पहले भी बताया था उन्होंने 1114, इतने ही पद आपको यहाँ पर इसके अंदर मिले हुए हैं, कुल पद यहाँ पर आपको, ठीक है, आपके 13 नंबर मनोविज्ञान के लिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पुराने चीजें ऐड होंगी या नहीं होंगी, सीट वैकेंट उस प्रकार की यहाँ पे कोई भी जानकारी दी नहीं गई है, देनी होती तो शायद वहां पे नोटिफाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है 11-14 जो है आपकी टोटल सीट है यहाँ पर आपकी। और इस बार देखिएगा क्या किया है इन्होंने, अनारक्षित के लिए दिया है यहाँ पर 444 सीट, ठीक है, 444 सीट जो है यहाँ पर आपकी अनारक्षित वालों के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसके लिए 112 सीटें हैं। इस प्रकार से उन्होंने दिया है आपको, कोटि बाय कोटि आपको यहाँ पर बताया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है अनारक्षित महिलाओं के लिए 160, इस प्रकार से सेम चीज इन्होंने यहाँ पर भी बताई हुई है। और उसी के साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगों हेतु आरक्षित पद है यहाँ पर, जो रिजर्वेशन है वो भी इसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 आपके पास सीटें कितनी है, 1114 ये जो है आपकी सीटें हैं। अब देखिए नीचे आपको एक लाइन दिखाएंगे जहां लिखा है कि इसमें जो है आपका
फेरबदल हो सकता है, कभी भी ये घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इतनी तो आपकी निर्धारित रहने ही वाली है, ठीक है। और कभी भी देखिए सीटों को फुल नहीं भरा जाता है, ऐसा नहीं कितने लोग जाएंगे तो 11 से 14 को वो कंप्लीटली फिल कर ही दें, किसी न किसी कारणवश से कुछ वैकेंट भी रह सकती हैं या भर भी सकती हैं और सीटें आगे बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन जब तक ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है तो गुमराह करने वाली चीजों से और बातों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। फेरबदल लिखा हुआ रहता है, कभी भी चेंजेस इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट किया है अभी 1114 जो सीटें हैं आपकी यहाँ पर, इसको उन्होंने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया है और उसी के साथ साथ आपके कैटेगरी वाइज जो है इसको वहां पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी के अंदर कितनी सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो ये है आपका 1114 ये नंबर है। तो लेकिन क्या इस प्रकार से जो वर्गीकरण किया हुआ है क्या ये लास्ट टाइम नहीं किया गया था? क्या पिछली बार इस प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया था? नहीं किया गया था, है ना। आप जाके देख सकते हैं वहां पर नोटिफिकेशन के अंदर इस प्रकार से अगेन वहां पर सीटों का इस प्रकार से दिया था कि इस वर्ग में इतनी, इस वर्ग में इतनी। लेकिन जब आपका कट ऑफ वाली बात आई, जब आपकी कट ऑफ रिजल्ट वगैरह आया तो देखिए उन्होंने कितना दे दिया, सबके लिए उन्होंने 39 दे दिया एंड बाकी आपका जो कोटिवार था यहाँ पर उसमें सब में आपको NA लिखा गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पर नॉन एप्लीकेबल ऐसे कैंडिडेट मिले नहीं, जिसकी संभावना बहुत कम है, बट स्टिल वो हमारा विषय नहीं है। 39 नंबर उस पेपर के अंदर आपका जो हुआ था उसके अंदर लाए जा सकते थे, जिन्होंने लाया वो 99 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है सीट वाइज कि आपको इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है केवल मेहनत, ठीक है। हो सकता है आपको सीटें मिले ना मिले, हो सकता है इस बार भी वो पिछली बार जैसा NA कर दें और वहां पे रख दे 60 नंबर या 40 नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो भले ही आप EWS से हो, आप EBC से हो, BC से हो, कोई भी कैटेगरी से हो आप, ठीक है, आपको क्या करना होगा, उतने नंबर लाने होंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको मैक्स टू मैक्स अपना जो स्कोर है उसको अच्छा रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, आपको अपने स्कोर को क्या करना है, मैक्सिमाइज की ओर आपको लेके जाना है, अपने स्कोर को मैक्सिमम आपको लेके जाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीटें दी हुई है 114, ये भी सब वर्गीकरण किया हुआ है, इसका अंत में हो सकता है कट ऑफ वगैरह में, जैसे लास्ट टाइम देखा था आपने, उन्होंने केवल 39 लिख दिया था यहाँ पर एंड बाकी सबके लिए NA एप्लीकेबल कर दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये आपकी सीटें हैं और इसके लिए आपको प्रत्येक सीट के लिए यहाँ पर आपको फाइट करना है, अपना बेस्ट देना है आपको और ज्यादा से ज्यादा नंबर इसके अंदर लाने होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको वेतनमान वगैरह दिया हुआ है, पहले भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे आइए और यहाँ पर देखेंगे, वो यहाँ पर देखिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है, मतलब एक से अधिक चरण हो सकते हैं अगर मैक्स टू मैक्स नंबर होंगे तो। उसके बाद देखिए नंबर 2 में बोल रहे हैं शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। ये सब क्या है, अनिवार्य है, मतलब ये कंपल्शन की बात करते हैं, आपके मैंडेटरी की बात करते हैं ना। अनिवार्य मतलब क्या होता है, अनिवार्य यानी मैंडेटरी, ये जरूरी है होना, है ना। इसके बिना आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है, भले ही आपकी दाल कितनी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, ठीक है। ये क्या है, ये मैंडेटरी है, अगर ये चीजें आप पे लागू हो रही है तो ही आप इस PRE 2.0 के फेज में आप बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, मतलब आपके अदर स्टेट वाले जो है वो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यूपी वाले, ठीक है, एंट्री कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अदर स्टेट के जो है उनके लिए एलिजिबल है ये, भारत का नागरिक हो। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 3 पे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हो रही है, में उत्तीर्ण हो यथा, उसमें कौन कौन सा आपके जो काम का है 13 कोड का मनोविज्ञान का, वो क्या है, वो है आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक यानी कि आपके 11th एंड 12th के लिए आपको क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी है, मैंडेटरी है आपका कि आपका क्या उत्तीर्ण हो, आपका एस्टेट पेपर 2 के अंतर्गत आप इसमें क्या होने चाहिए, आप इसमें पास होने चाहिए, आप इसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर आप एस्टेट पेपर 2 के अंतर्गत उत्तीर्ण हैं आज की तारीख में तो ही आप जो है TRE 2.0 के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके पास TRE 2.0 में बैठना है आपको, एस्टेट का अगर आपका पास पेपर 2 में साइकोलॉजी में आपका उत्तीर्ण नहीं है तो तुरंत वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, और अगर उत्तीर्ण है तो वीडियो को आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आगे के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। जिनका उत्तीर्ण नहीं है, अनुत्तीर्ण रह गए हैं, वो आगे प्रयास करें कि आगे आने वाले एस्टेट जो भी अभी होने वाला है दिसंबर जनवरी जब भी होगा, ठीक है, उसके लिए प्रयास करें, वहां पे उत्तीर्ण हो, आगे की इस प्रकार की वैकेंसी के लिए उनके लिए चांसेस खुल जाए, ठीक है।
तो पॉइंट नंबर 2 क्या आता है? पॉइंट नंबर 2 कि आपके TRE 2.0 में बैठने के लिए आपकी 11th-12th साइकोलॉजी में मैंडेटरी क्या है, अनिवार्यता क्या है? अनिवार्यता यह है कि आपका एस्टेट पेपर 2 आपका क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके से क्वालिफाई वाला है तो ही आप इसमें बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप इसके अंतर्गत नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते चलिए आगे दिया है हमने यहाँ पे कि अर्हता की यहाँ बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आपके काम का जो है वो ये है, शारीरिक शिक्षा हो गई, संगीत हो गया, कक्षा 9-10 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगेन 9-10 H और फिर आपको यहाँ ध्यान देना है आई पे बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई वाले में क्या बोल रहे हैं, कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? ठीक है, आवश्यक है ना, आवश्यक जरूरी कौन सी होनी चाहिए उनकी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे किस किस की बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक आपका बीएड होना चाहिए, मतलब बीएड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद बात कर रहे हैं वो आपकी स्नातकोत्तर की यानी कि पीजी की। ठीक है, विनिर्दिष्ट विषय में यानी कि कौन सा है आपका, साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, पीजी होना चाहिए किसी, वो भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी कर लिया आपने, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उसकी, इसका आपको ध्यान रखना है। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं एंड, ठीक है एंड बोला है, आपका शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। प्राइमरी कंडीशन क्या है आपकी, पीजी होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, वो कितना है आपका 50% के साथ में। ठीक है, 50% के साथ आपका यहाँ पर होना चाहिए, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अथवा में कह रहे हैं, अथवा यानी कि या फिर, अगर ये नहीं है आपके पास तो ये वाली कंडीशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका, अथवा इसके समतुल्य। ठीक है, तथा 13/11/2002 को 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम के अनुसार राष्ट्रीय, ठीक है, इन सब के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, यानी अगेन क्या चाहिए होगा आपको, अगेन आपको इसके अंदर बीएड चाहिए होगा। अगर आपका ये वाला बीएड है तो भी यहाँ पे आपका काम कर जाएगा। वहां पे कितने परसेंट चाहिए आपको, वहां पे आपको 45% चाहिए है। ठीक है, ये रही आपकी कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 मोस्टली कैंडिडेट जो फॉल करेंगे कंडीशन नंबर 1 के अंदर ही फॉल करेंगे, 80% लोग ऐसे ही होंगे। उसके बाद देखिए अगेन यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त अथवा या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जहाँ की मान्यता प्राप्त है, कम से कम 50% अंकों सहित निर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर, अगेन किसकी डिमांड कर रहे हैं, पीजी की डिमांड कर रहे हैं, अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीए एड किया हो या बीएससी एड किया हो। ठीक है, बीए एड या फिर बीएससी एड किया हो, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका बीए एड या आपका बीएससी एड आपने किया हो और वहां भी कितने चाहिए आपको, 50% चाहिए, तो भी आप इसके लिए फिल कर सकते हैं आपके मनोविज्ञान के लिए। ठीक है, लेकिन आपकी पीजी में क्या चाहिए आपको, स्नातकोत्तर में क्या चाहिए आपको, साइकोलॉजी चाहिए ही होगा। पीजी में आपको साइकोलॉजी चाहिए ही होगा, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। उसी के साथ साथ यहाँ देखिए, अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर, यानी अगेन किसकी डिमांड कर रहे हैं, पीजी तो आपको चाहिए ही होगा। ठीक है, बिना पीजी के आपकी यहाँ पर अगेन दाल नहीं गलने वाली, पीजी आपको चाहिए ही होगा किसके अंदर, आपके विनिर्दिष्ट विषय के अंतर्गत, जो कि क्या है, जो कि आपका साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के अंदर आपको चाहिए ही होगा पीजी में स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत आपका जो है बीएड एमएड आपका हो सकता है। ठीक है, बीएड एमएड हो सकता है आपका 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड वाला। ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने परसेंट चाहिए, मिनिमम 55% आपको इसके अंतर्गत यहाँ पर चाहिए है। ठीक है, यानी कि कहानी का सार क्या है, समरी क्या है इस पूरी कहानी की, समरी ये है कि देखिए आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है, पीजी आपका जो है वो आपका होना चाहिए 55% किन्हीं केसों में, और उसी के साथ साथ 50% किन्हीं केसों में, और उसके साथ साथ 45% किन्हीं केसों में। ठीक है, और चौथी वाली कंडीशन थी उसके अंदर भी 55%। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट कंडीशन में 55% प्लस आपका बीएड चाहिए है।
ठीक है। इस केस में आपका अगेन बीएड चाहिए, इस केस में आपका बीए एड हो सकता है या बीएससी एड भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका 3 वर्षीय होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने 5 वर्ष वाला किया हो, 3 वर्षीय आपका कौन सा बीएड और एमएड एकीकृत वाला जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है आपकी कंडीशंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ही आप इसके अंदर टीआरई 2.0 के अंदर आप इसके अंतर्गत यहाँ पर आप इसको बैठ सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आप इसकी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, इसमें फॉल कर रहे हैं, इसमें फॉल कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पर ध्यान रख लें। ठीक है, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, उनके लिए भी देखिए, आपके लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, अगर आपने स्नातकोत्तर किया है मनोविज्ञान से जो आपका विषय है, तो ही आप इसमें कर सकें। अगर आपने बीएड एमएड कुछ भी किया है, उससे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा ही नोटिफिकेशन कहता है। ठीक है, ऑफिशियली यहाँ पे कह रहा है कि आपको पीजी आपने किया हुआ होना चाहिए, किसके अंतर्गत, आपका मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका पीजी हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जो है कंडीशन है, और उसके साथ आपने बीएड मांग रहे हैं, कहीं एमएड मांग रहे हैं, जो भी आप है वो कंडीशंस आप देख सकते हैं, चारों कंडीशन आपको यहाँ बता दी गई है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे, देखिए आगे और क्या कह रहे हैं। आगे यहाँ कह रहे हैं, परंतु कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, मतलब योग्यताएं हैं, में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की यहाँ पर छूट दी होगी, ऐसी बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपके काम के लिए, आपने जान लिया है अब आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, अब आपने देख लिया है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। अभी तक एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, देखते हैं समरी में क्या निकल के आ रहा है। समरी में निकल के आ रहा है आपके पास सीटें कितनी है आपको मालूम पड़ गई है ना, उनका आवंटन किस प्रकार से है वो आपको मालूम पड़ गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो सीटें बताई गई हैं वो आपने देख लिया है। एंड उसके बाद क्या देखा आपने, सबसे पहली कंडीशन प्राथमिकता किसकी है, एस्टेट का पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। देन ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, और उसके बाद आपका पीजी होना चाहिए, उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, वो आप किसके अंदर फॉल करते हैं उसको वहां पर आप देख लीजिएगा। तो ये जो है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी अनिवार्यता है, ये आपके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। और उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 1 कि आप क्या हो, आप एक भारत का नागरिक भी हो। उसके बाद देखिए अगली बात करेंगे यहाँ पे हम चयन प्रक्रिया के बारे में, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगी आपकी। ठीक है, लिखित परीक्षा में आपको जो ध्यान देना है यहाँ पर, ऑलरेडी कल बताया हुआ था आई गेस, ये आपको सेकंड वाला थर्ड वाला जो पार्ट है आपका वो आपका है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपके भाषा के जो होने वाले हैं, इसको यही बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, वो आपके 3 भागों में है, भाग 1, भाग 2 एंड देन भाग 3। ठीक है, इसके पहले आप यहाँ समझिए आप टीआरई 26 अगस्त को जो पेपर था, 26/2023 वाली नोटिफिकेशन थी, विज्ञप्ति थी, उसके अंतर्गत क्या हुआ था यहाँ पर, उसके अंतर्गत आपके केवल 2 पार्ट थे, जो सेकंड वाला था वो फर्स्ट था, और जो थर्ड वाला था वो यहाँ पर सेकंड था। यहाँ पे आपके 40 सवाल थे और यहाँ पे आपके 80 सवाल थे, कुल मिला के आपके 120 सवाल आपने करने थे। ठीक है, ये था लेकिन कब, 26/2023 के नोटिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन बदल गई है, अब आपका 27 आ चुका है, तो अब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। सेम चीजें यहाँ पर है, पहले वाले जो था, अब जो दूसरा वाला था वो पहला, जो दूसरा वाला था वो तीसरा बन चुका है, जो दूसरा था वो पहला बन चुका है, मतलब जो पहला था वो दूसरा बन चुका है, पहला वाला यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। ये है आपका भाषा का पेपर। भाषा के अंदर आपके यहाँ पर 30 सवाल होंगे, जिसमें आपको 30% यहाँ पर आपको स्कोर करना होगा। ठीक है, 30 सवालों का 30% निकाल लीजिएगा कितने हैं उसके, आपकी मिनिमम ये जो है आपका क्वालिफाइंग है, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइंग भी फेल करते हैं तो आपको यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे चेक किया जाएगा। देन यहाँ पर देखिए सेकंड जो है आपका, यहाँ पर होंगे कितने आपके, यहाँ पर होंगे आपके 40 प्रश्न। ठीक है, और इसके अंतर्गत होंगे आपके कितने, इसके अंतर्गत आपके होंगे 80 प्रश्न। ये जो होगा आपका, ये होगा कहां से, ये होगा आपका सामान्य अध्ययन से। ठीक है, आपके जीएस वाले पोर्शन होगा यहाँ पे। एंड उसी के साथ ये जो होगा कंप्लीटली क्या होगा, सुबह से शाम तक क्या पूछेगा आपसे, 80 सवालों में आपसे मनोविज्ञान के बारे में, है ना, और उसी की बातें आपसे यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये आपके 40 प्रश्न है यहाँ पर, ये आपके 80 प्रश्न है, और यहाँ पर आपके 30 प्रश्न है। कुल मिला के कहानी बनती है 30 + 40 + 80 की, जो कुल मिला के बनाती है आपके 150 प्रश्न। ठीक है, और इन्हीं 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दिया था आपको 150 मिनट। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था, शायद वो बात बीपीएससी को पसंद नहीं आई कि 120 प्रश्न है, 120 मिनट आपको 100 लाने, 110 लाने हैं। उन्होंने यहाँ पे शायद अब इंक्रीज कर दिया है, और अब आपको 150 सवाल आप वो कराएंगे आपसे इस पीजीटी 2.0 के अंदर, टीआरई 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, 150 प्रश्नों के लिए आपको समय जो मिलने वाला है वो होगा आपका 2.5 घंटे का समय। ठीक है, मतलब जितने सवाल 150 सवाल 150 मिनट आपको मिलेंगे, और आप जितना अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं वो निर्धारित करेगा क्या, वो निर्धारित करेगा कि आप 11:44 में, सॉरी 11:44 क्यों हो रहा है, 11:11:11:4 में आप कहीं पे इसके अंदर फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो ये जो 150 मिनट है वो यहाँ पर इसको निर्धारित करेंगे।
ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये रहेगा आपका पूरा पेपर का पैटर्न। इस प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है। 150 के 3 भाग रहेंगे और एक ही बार में आपको बिठा के 2.5 घंटे में आपसे ये सवाल सारे के सारे कर लिए जाएंगे। पहले आपको लैंग्वेज का मिलेगा, क्वालिफाइंग का मिलेगा, फिर आपको 40 का मिलेगा, देन आपको यहाँ पर 80 का मिलेगा एक ही बुकलेट के अंदर। अलग अलग बुकलेट नहीं रहेगी, एक ही बुकलेट में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए, वो सब बात करेंगे हम आगे वाले वीडियोस में आने वाले। ठीक है, तो उनको भी देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कह रहे हैं साक्षात्कार में, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब जितना स्कोर करेंगे आप 150 में से, जितना बेस्ट स्कोर कर सकते हैं उतना स्कोर करिए यहाँ पर, एंड देन जो आपका होगा बिना इंटरव्यू के आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। उसके साथ देखिए एक बात जो आपको ध्यान देनी है, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को सीरियसली नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बात ध्यान रखनी है कि आपको इसको सीरियसली लेना है। क्यों लेना है, पॉइंट नंबर 1 पढ़िए इसको, वो आपको बताएगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 2400 बच्चों ने इस बार एस्टेट पास किया है ना, वो उनका ये फर्स्ट टाइम होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली बार है आपका, है ना। और आप अगला होगा उसमें आप दे पाएंगे, और एक और अगर उसके बाद नहीं होता है आपका स्टिल फिर भी, तो आप उसको दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक एक मौका को आपको ध्यान से घुराना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट की तरफ ना जाएं। आप ट्राई करें कि आपका एक ही अटेम्प्ट के अंदर आप इसको सीरियसली यहाँ पर इसको पार कर लें। ठीक है, जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था 26-23 वाले नोटिफिकेशन के अंतर्गत, वो लोग भी होंगे, 40-50 जितने भी लोग बचे हैं वो भी इसमें बैठेंगे। टीजीटी के अंदर आपके 2400 प्लस 40-50 जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो उनका ये जो होगा वो सेकंड अटेम्प्ट होगा, इनका होगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो आप लोग ट्राई करें कि आपके पीजीटी 2.0 के अंदर, टीआरई 2.0 के अंदर आपको यहाँ पर सीट मिल जाए, पक्की सुनिश्चित कर लें, क्योंकि आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा। इस नियमावली के अंतर्गत आपको जो है मैक्स टू मैक्स आपको 3 बार ही इसका परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। और देखिए नंबर 2 पे, आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी करेंगे यहाँ पर, एंड वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर जायज होनी चाहिए। बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी इलीगल फर्जी आप प्रमाण पत्र वगैरह वो सब यहाँ पर ना प्रयास करें। आपके लिए विधि बैठा हुआ है, लॉ बैठा हुआ है, उसके अंतर्गत उसके अनुसार आपको यहाँ पर दंडित भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, इसका आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें कवर हो गई हैं आई गेस यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और बात वो कह रहे हैं आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख लेंगे इसको, ओके, यहाँ पर देखिए ये है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जो भी आपको डाउट वगैरह है वो सब ये लाइन आपको जो है यहाँ पर इसको आपको दूर कर देगी। जरा पढ़िए इसको, ये लाइन आपकी सारी डाउट को दूर कर देगी। सभी वांछित प्रमाण पत्र जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं तथा शैक्षणिक जितने भी एजुकेशनल प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो भी आपकी एजुकेशनल चीजें हैं, योग्यताएं हैं आपकी, शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा जो आपका है ना, उत्तीर्ण हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे अपीयरिंग हटा दिया है उन्होंने ऑलरेडी, पहले बताया था उत्तीर्ण होना है। आरक्षण, आप जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं, आप जिस भी कोटे से चाह रहे हैं, बीसी से चाह रहे हैं, ईबीसी से चाह रहे हैं, जिस भी चाह रहे हैं, एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप, ठीक है, ये जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपको डोमिसाइल आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। मतलब अगर आपके पास 25 नवंबर तक यहाँ पर दिया हुआ है, यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब अगर मान लीजिए एक्सटेंड करते भी हैं तो आपको ध्यान रखनी है कौन सी डेट, वो रखनी है आपको 25/11/2023। अब यहाँ समझिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। 25 नवंबर, जैसा कि कल भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट तारीख होने वाली है आपके जीवन के अंतर्गत, क्योंकि आपके पास जितनी भी सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, वो सब निर्गत होना आपके पास, वो सब अवेलेबल होना कब तक के लिए है, वो सब आपके पास 25 नवंबर 2023 के पूर्व का होना चाहिए। मतलब अगर कोई सर्टिफिकेट आपको मान लीजिए चाहे स्थायी निवासी क्यों ना हो, या कोई ईडब्ल्यूएस का ही क्यों ना हो, या अदर कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, आपकी डिग्री ही क्यों ना हो, अगर वो 26 नवंबर को इश्यू हो जा रही है तो वो मान्य नहीं कहलाएगी। ठीक है, इस तारीख के पहले जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, इसके पहले आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट, जितने भी आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं, वो सारी आपके पास हो जानी चाहिए यथावत। ठीक है, आपके नाम पे इश्यू हो जाना चाहिए। कब तक, आपके 25 तारीख के पहले, 25/11/2023 के पहले ये आपका निर्गत होना आवश्यक है, ये आपके नाम पे इश्यू होना आवश्यक है। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी होगा कि आपने डॉक्यूमेंट दिया है 23 तारीख को और वो बन के आ रहा है 27 तारीख को, ठीक है, तो इशू की डेट कौन सी कहलाएगी, वो 27 तारीख कहलाएगी। तो यहाँ पे आपकी वैलिड नहीं कहलाएगी। आप पीजीटी में आगे यहाँ पे सक्सेसफुली आप उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली स्टेज में जाके आप उसको वहाँ पर
आप कदाचार की श्रेणी में रख लिया जाएगा, आप वहां पर फंस सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई क्या करें, ट्राई करें आप कि 25 नवंबर के पहले आप जो है अपने नाम पे सारे चीजों को इशू करवा लें। नहीं है तो, है ना, अभी भी मौका है, 20 दिन आपके पास है। अगर कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी दिक्कत वगैरह आ रही है, तो उसको अपने नाम पे करा सकते हैं। ठीक है, इन सर्टिफिकेट वगैरह तो एस्टेट वालों का आप ऑलरेडी आ गया होगा, तो उनके नाम पे ऑलरेडी इशू है, तो ज्यादा कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर है नहीं। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ एस्टेट जो अपीयरिंग करने वाले हैं आगे भविष्य में, उनके लिए भी यहाँ मौका नहीं है, क्योंकि उनके पास 25 नवंबर तक ये सर्टिफिकेट किसी हाल में नहीं आ सकता। तो ऐसी चीजें जो आपके पास 25 नवंबर के पहले होनी चाहिए, अगर वो आपके पास है तो ही आप इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पात्र नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोच रहा होगा कि मैं भर दूंगा, आगे देख लेते हैं क्या होगा, तो आगे देखिए, बीपीएससी ने पहले बता दिया है आपके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए, है ना। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। अगर आप सोचे कि आप एग्जाम देने के बाद कुछ चेंजेस कर ले, मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। आपका नाम ही कुछ अलग लिख दिया है आपने, ठीक है, आपका नाम होना चाहिए मान लीजिए XYZA, है ना। आपने त्रुटिवश क्या कर दिया है, XYAZ कर दिया है, गलती किसकी मानी जाएगी, गलती आपकी मानी जाएगी। एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी होगी। तो आप जो है साइबर कैफे वाले से अगर कुछ लोग भराते हैं तो उनके भरोसे ना रहे। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, अपने 20 बार 50 बार अपने फॉर्म जो है चेक कर लें, है ना। बाद में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मान लीजिए एग्जाम क्लियर करके भी ऐसा होता है लोगों के साथ, त्रुटिवश गलत फॉर्म भर दिया और फिर जो है जीवन भर उनको चीजें वहां पर वो दिक्कत परेशानी करती है। अगला पॉइंट देखिए, आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उनके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां आवेदन पत्र में अंकित हो गई हैं। तो जब भी आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि जल्दी घर जाना है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, ठीक है, अप्लाई करने के दौरान जल्दबाजी में करेंगे तो आपकी त्रुटि वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा, आप खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल है। आवेदन पत्र में यदि किसी प्रविष्टि में कमी पाई जाएगी तो उसमें सुधार हेतु अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के दौरान कुछ भी दिक्कत आएगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आवेदक अभ्यर्थी को नया फॉर्म भरना होगा एवं इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपूर्ण, पूरा नहीं भरा आपने, एवं गलत तथ्य प्रविष्ट अंकित कर दी गई हो, उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध लॉ के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहलाएंगे, आप यहाँ पर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ये लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जो भी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, उसमें अगर आप गलत, अपूर्ण, पूरी जानकारी नहीं देते हैं, अपना नाम आपने ए लिखा है, बी बताया ही नहीं अपना सरनेम को, है ना, गलत तथ्य प्रविष्ट अंकित कर दी गई हो, है ना, आप कुछ जो है अपने नंबर 59 की जगह आप 67 लिख देते हैं, इस प्रकार की कुछ चीजें कर देते हैं वहां पर। ठीक है, उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। मान लीजिए आप बैठ भी गए, यहाँ पर परीक्षा के अंदर आप बैठ भी गए, ठीक है, तो भी क्या होता है, अगर आप बैठ भी गए और आपने गलत चीजें भरी हैं, आगे जाके तो आप पकड़े जाएंगे ही, तो आपको क्या किया जाएगा, उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध आपको कार्रवाई भी की जा सकती है और भविष्य में आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप अगले 4-5 साल, जैसा कि आपने देखा है कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, डिबार्ड किया गया है, उस प्रकार से आपका नाम भी उस लिस्ट में ना आए, इसलिए ऐसी त्रुटियां, ऐसी गलतियां वहां पर बिल्कुल ना करें। ठीक है, जितने भी स्टेप्स है फॉर्म भरने के सब देख लें 10 बार 20 बार और उसको अच्छे से वहां पर भरें। ठीक है, ओके। और देखिए अंतिम 19 में परीक्षा फल जो है, रिजल्ट जो है आपका सशर्त घोषित होगा एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल अनुपस्थित पाए जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी और भविष्य में आप इस प्रकार के टीआरई एग्जाम वगैरह या बीपीएससी का कोई भी परीक्षा आप वहां पे दे नहीं पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको एब्सेंट भी नहीं होना है, अनुपस्थित पाए जाने वाले अभ्यर्थी कदाचार के दोषी माने जाएंगे। तो जो भी आपकी डेट आएगी डीवी की, वहां पे आपको प्रेजेंट होना भी जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि आपके पास जो है आपने छेड़खानी की है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे नहीं, है ना। इन सब चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पटना। ठीक है, तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी, पूरी जानकारी आपकी बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान के संदर्भ में जो एक विद्यार्थी को मालूम होनी चाहिए अपनी परीक्षा को लेके। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपने क्या क्या देखा, आपने यहाँ पे आपने सिलेबस के बारे में देखा नहीं, वैसे सिलेबस तो काफी समय से बता रहे हैं क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस आपने देखा, उसी के साथ साथ आपने देखा यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, और मोस्ट आईएमपी की एलिजिबल कौन, मैं दे सकता सकती, है ना, मैं दे सकता सकती हूँ या नहीं, ये भी आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हुआ कि आप इस परीक्षा के अंतर्गत आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, एलिजिबल हैं आप या नहीं है। ठीक है,
उसके साथ साथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ऐसा नहीं कोई चाइना से आके बीपीएससी का परीक्षा दे देगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो कहीं का भी हो सकता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मालूम पड़ा कि आपने जो देखा यहाँ पर कि आपको 25 तारीख कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सब तक आप तक इशू आपके नाम पे कब तक हो जानी चाहिए, आपके 25 तारीख तक आपको यहाँ पर इशू हो जाना चाहिए, ठीक है, जो भी आपकी योग्यताएं वगैरह हैं उसके आधार पर, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। ये थे आपके कंप्लीट डिटेल्स आपके पीजीटी की परीक्षा 2.0 से संबंधित, और भविष्य के लिए भी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कर ही दिया होगा अभी तक तो नहीं किया है, भूल गए हैं, त्रुटि हो गई है तो ऐसी त्रुटि यहाँ चल जाएगी, लेकिन बीपीएससी परीक्षा के जो फॉर्म फिल करेंगे वहां पे त्रुटि ना करें। कोई भी गलती की सजा सीधे मौत होती है, कोई भी गुंजाइश नहीं है वहां पर, है ना। और उसी के साथ मोस्ट आईएमपी बात क्या निकल के आती है इस परीक्षा से, मतलब इस वीडियो से, कि आपको क्या होना है, आपको सीरियस होना है, ठीक है, सीरियस होना पड़ेगा आपको परीक्षा को लेके। आपको अटेम्प्ट जो है 3 ही मिले जाएंगे, ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, इसको सोच के ऐसे जाया ना करें, ठीक है। कंपटीशन देखिए धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, अभी तक लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन लोग अब जो है जागरूक हैं, देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, सीरियस हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके। हो सकता है इस अटेम्प्ट में कई लोगों को ना हो सकता है अगले में हो जाए, हो सकता है कई लोगों का कितने भी अटेम्प्ट देते रहे उनका ना हो। मेन बात कहाँ से चालू होगी, मेन बात चालू होगी आपकी सीरियसनेस से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सीरियस हो जाइए, अपनी जीएस की भी अच्छे से स्टडी करिए, अपनी साइकोलॉजी की भी अच्छे से स्टडी करिए, मनोविज्ञान की भी अच्छे से स्टडी करिए, है ना। एंड जो अब नया पेपर ऐड हुआ है उसमें आपको 30% लाने हैं, उस पर भी वहां पर आप उसको फोकस करिए, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा प्रमोशन हमारा चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स आपके बीपीएससी के लिए, ठीक है, जहाँ पे फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कवर कराई जाती है, तदुपरांत आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, और उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर कई सारे स्पेशल वीडियोस, है ना, जो आपकी इस बीपीएससी पीजीटी की तैयारी में आपको मदद करेंगे, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी की तैयारी में आपको यहाँ पर मदद करेंगे ये स्पेशल वीडियोस, प्लस कुछ जो आपके मॉक टेस्ट लेने वाले हैं 5-6 जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, असाइन है 20 सवालों का एक मॉक टेस्ट, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो है आपके मॉक टेस्ट इसके अंदर लिए जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो बताया जा रहा है उसको आप पढ़ लें तो आपका काम वहां पर डन हो जाएगा। अगर 39 नंबर फिर से कट ऑफ रहता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आराम से पार कर लेंगे, लेकिन कट ऑफ वगैरह आगे जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी सीट जो दिख रही है वो इतनी दिख रही है ना, आवेदन करने वाले लगभग कितने हैं, इतने लोग हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें से माइनस करते हैं 2500 माइनस 1114, इसको आप करेंगे तो आपको आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस केस में भी जितना भी यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, और जितनी भी सीटें यहाँ पर दी हुई हैं ये जरूरी नहीं है कि 100% फिल होंगी ही होंगी, है ना, उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जितना हाई स्कोर कर सकते हैं उतना आपने हाई स्कोर करना है, ठीक है। 120 में से आप 120 ला सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आपको उतना स्कोर करने पे अपना एम होना चाहिए, वहां पे आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। सीटें कितनी है कितनी नहीं है क्या होगी बढ़ेगी वो सब उनका काम है, जिनको ये नहीं आता, जिनको पढ़ना नहीं आता, वो सब ये करते रहेंगे कि सीटें इतनी बढ़ेंगी इतनी घटेंगी। आपको मतलब होना चाहिए आपके पढ़ने से, पहला अटेम्प्ट मिला है, इसी अटेम्प्ट में आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाइए, ताकि आपको बाद में आगे के लिए पता नहीं परीक्षा 3.0 होगी या नहीं होगी, उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो फटाफट नए साल में 2024 में आप फटाफट इसको ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन करें इन द सेंस अपनी जो नियुक्ति है इसको यहाँ पर, अपनी जो पोस्ट है पीजीटी की उसको हासिल करें, एंड उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
अरे आवाज नहीं गई, हम बोल नहीं रहे हैं। रुके हैं क्या अभी तक? चलिए चलिए, धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।